Good morning, friends. Welcome to you all again in this YouTube channel. अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे अपने इंजीनियरिंग जियोलॉजी के टॉपिक्स को। और लास्ट वीडियोस में हमने जो लास्ट वीक हमने डाले थे उसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स को हमने शुरू किया था। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स को डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हमने रॉक्स को कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ हो रहा है, चाहे वो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कंस्ट्रक्शन की साइट का के जो रॉक्स हैं उनके क्या करैक्टर हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। साइट के कंस्ट्रक्शंस में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल लास्ट वीडियोस में हमने एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल रॉक्स को दो जगह इस्तेमाल होता है, एज अ बिल्डिंग स्टोन और रोड मटेरियल्स में। बिल्डिंग स्टोन्स हम शुरू कर चुके थे, और एज अ बिल्डिंग स्टोन जो रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जिसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, जियोलॉजिकल करैक्टर या जनरल करैक्टर्स, तीन चीज़ें हैं। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज का जो वीडियो है उसमें हम जियोलॉजिकल एंड जनरल करैक्टर ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जियोलॉजिकल करैक्टर ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स। Before using any stone at any construction project, following geological characters of that particular stone must be checked properly. किसी भी बिल्ड स्टोन को एज ए बिल्डिंग स्टोन हम यूज़ कर रहे हैं और उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जा रहे हैं, तो उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को तो हमें चेक करना ही करना है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। उसके साथ साथ हमें उसकी कुछ जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करना ज़रूरी है, जैसे कि उसकी मिनरलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, या वेदरिंग के ख़िलाफ़ वो कितना रेजिस्टेंस है उसके अंदर। ये कुछ जियोलॉजिकल करैक्टर इम्पॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ जियोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट है मिनरलॉजिकल कंपोजिशन। मिनरलॉजिकल कंपोजिशन क्या है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर रॉक में क्या मिनरल्स हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, किस तरह वो अरेंज्ड है, ये सब। As we know, rock is an aggregate of minerals. Nature and composition of these minerals also play important role for selecting any rock build or building stone for construction site. हमें पता ही है कि रॉक क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का समूह है। अब मिनरल्स का समूह है, उन मिनरल्स का नेचर क्या है, क्या कंपोजिशन है, ये एक रॉक को एज अ बिल्डिंग स्टोन हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक्स विद हायर अमाउंट ऑफ सिलिका। अब क्या होता है कि हर तरह के मिनरल्स उस रॉक के अंदर होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन किस किस तरह के मिनरल्स हैं, कौन से मिनरल्स हमारे लिए बेटर हैं, अगर वो उस रॉक में पर्टिकुलर रॉक में ज़्यादा हैं तो हमारे लिए वो रॉक, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हमें नॉलेज में होनी चाहिए, जैसे कि रॉक विद द हायर अमाउंट ऑफ सिलिका इज़ कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन द अदर रॉक्स। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज़ाइट, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। अब जैसे कुछ रॉक्स हैं, जैसे क्वार्ट्ज़ाइट, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, इसमें क्या है, सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है, और सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है तो उसमें उस रॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब सिलिका एज ए सीमेंटिंग मटेरियल भी उसमें होता है, तो वो आपस में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं, उनको बांध के रखता है, तो वो एक कॉम्पैक्ट रॉक बनता है। और कॉम्पैक्ट अगर होगा, उसकी स्ट्रेंथ अपने आप ही ज़्यादा होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसी के स्थान पे अगर कार्बोनेट रॉक है तो उसके मिनरल्स इस तरह के होंगे जो इजीली मतलब डिटीरियोरेट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कार्बोनेट रॉक शो अ वाइड वेराइटी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, दस मस्ट बी प्रॉपरली टेस्टेड बिफोर यूजिंग दैम फॉर एनी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर हम किसी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, और उसमें हम ऐसे कार्बोनेट रॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आगे आने वाले फ्यूचर में नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल्स लाइक माइका, जिप्सम, सल्फाइड, ग्लूकोनाइट और टर्मोलाइट, फ्लिंट, चर्ट, क्ले एट्सेट्रा, ये अगर उसके अंदर हैं तो इसकी वजह से उस रॉक की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, क्योंकि ये कौन से मिनरल्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट मिनरल्स हैं जो ईज़िली मतलब
उनकी वेदरिंग हो सकती है। अगर इन वेदर्ड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रॉक में से, अगर कुछ क्वांटिटी में भी अगर ये इस तरह के मिनरल्स हैं और वो उनकी वेदरिंग होके वो जगह खाली हो जाएगी, तो एज अ होल पूरा रॉक ही कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें एज अ सिविल इंजीनियर या इंजीनियरिंग जियोलॉजी अगर हमें नॉलेज है सिविल इंजीनियर को, तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर इस तरह का हमने कोई रॉक ऐसा स्टोन यूज़ कर लिया है जिसमें ये मिनरल्स हैं, तो आगे आने वाले फ्यूचर में उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि उस रॉक का मिनरलॉजिकल कंपोजिशन क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर डिफाइंस द साइज, शेप एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मिनरल कंपोजिशन इन अ रॉक। जो जिस मिनरल से बना है, मतलब वो क्रिस्टल्स किस साइज़ के हैं, क्या शेप है, आपस में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सबको हम टेक्सचर बोलते हैं। अब रॉक में किस तरह के क्रिस्टल्स हो सकते हैं? रॉक में भी कोर्स ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड या मिस टाइप हो गया, ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड, कुछ भी हो सकता है, या आपस का मिक्सचर, कुछ कोर्स ग्रेन्ड है, कुछ मीडियम ग्रेन्स आ गए हैं, कुछ फाइन ग्रेन्ड है। या फिर रॉक इक्विग्रेनुलर हो सकता है या इनइक्विग्रेनुलर हो सकता है। सभी सारे जितने भी उसमें ग्रेन्स है सारे एक साइज़ के हैं या अलग अलग साइज़ के हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है, टाइम बाय टाइम जो हमें जो सीखा है, कि वो ये कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इज नोटिस दैट फाइन ग्रेन एंड इक्विग्रेनुलर टेक्सचर रॉक्स आर बेटर बिल्डिंग स्टोन्स कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड एंड इनइक्विग्रेनुलर। अगर सभी फाइन ग्रेन्ड हैं और इक्विग्रेनुलर एक जैसे हैं, तो उस तरह के रॉक बेटर बिल्डिंग स्टोन्स होंगे एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन, बड़े बड़े ग्रेन्स हों और इनइक्विग्रेनुलर हों। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई एक जैसे होंगे मतलब समान सोच के होंगे, तो आपस में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और वो कभी टूटेंगे नहीं। और वहीं अगर अलग अलग इनइक्विग्रेनुलर, अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग सोच के लोग होंगे, तो वो आपस में उनकी बनेगी नहीं, टूट जाएंगे। फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन मतलब छोटे छोटे लोग हैं तो छोटे छोटे लोग आपस में जुड़े रहते हैं, वहीं जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उनकी आपस में बनती नहीं है, सब बिखरे हुए से रहते हैं। ये जस्ट एक याद करने का तरीका है, कुछ नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एनी रॉक डिफाइन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल फीचर्स इन अ रॉक मास एज अ होल। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर उसमें लार्ज स्केल जो फीचर्स बने हुए हैं, चाहे बेडिंग प्लेन्स हो, फॉलिएशंस हो, क्लीवेज हो, ये इन फीचर्स के बारे में यहाँ डिस्कशन है। These structure features may be bedding plane, foliation, cleavage, joints या flow structures. Structural features might not be fully represented in a small size test specimen but may be present in large scale rock masses and have to be given due consideration. अब जैसे मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन को आपने ध्यान रखा है, उसी तरह स्ट्रक्चरल कंपोजिशन भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एक छोटा अगर सैंपल लेते हैं तो उसमें आपको स्ट्रक्चर फीचर इतना उसके लिए नहीं समझ में आएगा कि भाई इसमें क्या स्ट्रक्चरल फीचर है, और ना ही इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एज अ होल बड़े एरिया में आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं एज ए बिल्डिंग स्टोन, तो उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। रॉक विद दीज स्ट्रक्चरल फीचर्स आर टू बी ट्रीटेड एज effective planes of weakness and stone must never be loaded parallel to these directions in actual use। अब ये बेडिंग प्लेन्स है या फॉलिएशंस है, इनकी डायरेक्शंस के अलॉन्ग, मतलब पैरेलल में अगर आपने उसमें उस पर्टिकुलर रॉक में अगर लोड दे दिया है, तो वो एक वीकनेस, प्लेन ऑफ वीकनेस की तरह काम करेगा और वहाँ से वो रॉक डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए, और इनका ध्यान कभी तभी हो सकता है जब आपको स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में नॉलेज है। तो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।